नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की राजनीति इन दिनों कई बड़े ट्विस्ट और पावर मूव के बीच घूम रही है। नीतीश कुमार के कथित रणनीतिक कदम ने एनडीए के भीतर जो है वो कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो गई है। जहां जेडीयू बड़े हिस्से और अहम मंत्रालयों की मांग कर रही है, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक और उनके दिल्ली दौरे को लेकर सियासी संकेतों पर नजर बनी हुई है। तेज प्रताप यादव की प्रशांत किशोर से मुलाकात ने नए समीकरणों की चर्चा छेड़ दी है। वहीं पप्पू यादव का बयान जो विवाद में था, वो सियासी माहौल उससे और गर्मा गया है। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वस्त जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार का नया पावर मूव एनडीए सरकार को ट्रिकी सिचुएशन में डाल रहा है। जेडीयू अब क्लियरली अपनी बार्गेनिंग पावर दिखा रही है और कैबिनेट एक्सपेंशन में बिगर शेयर चाहती है। और सोर्सेस कहते हैं कि 30 से 33 मिनिस्टर वाली कैबिनेट में जेडीयू करीब 15 से 17 सीट टारगेट कर रही है, जो पहले से ज्यादा है। सिर्फ नंबर ही नहीं, जेडीयू की नजर की पोर्टफोलियो और असेंबली स्पीकर पोस्ट पर भी बताई जा रही है। इससे बीजेपी के लिए कास्ट बैलेंस और इंटरनल एडजस्टमेंट दोनों मैनेज करना टफ हो सकता है। और माना जा रहा है कि ये डिमांड जो है वो सीधे नीतीश कुमार की बैकिंग से आई है। इसलिए एनडीए के अंदर प्रेशर बढ़ गया है और आने वाले दिनों में पॉलिटिकल गेम और तेज हो सकता है। देखिए, जदयू ये बताना चाहती है और ये सच्चाई भी है कि जो मौजूदा सरकार है उसकी उम्र जदयू तय करेगी। कब तक ये सरकार रहेगी ये जदयू ही तय करेगी। इसमें जदयू की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है और भले ही मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, लेकिन ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीती गई सरकार है, ऐसा जदयू एक एहसास दिलाना चाहती है और इसीलिए वो मंत्रिमंडल को लेकर के ये खींचतान चल रही है। सबसे पहले जो खींचतान थी वो थी गृह मंत्रालय का और स्पीकर का पद। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहेगा। हालांकि जो मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास इस वक्त हैं वो सबके सब बीजेपी में रह ही जाएं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो जो खींचतान चल रही है उसमें मंत्रालयों को लेकर के भी है। मंत्रियों की संख्या बीजेपी से ज्यादा हो, ये भी एक पॉइंट है। और कुछ ऐसे भी मंत्रालय हैं जो इस वक्त बीजेपी के कोटे में हैं या पिछली सरकार में भी बीजेपी के पास रहे हैं, वो भी आ जाए यहाँ पे। यानी कि अगर आप मंत्रिमंडल विस्तार को देखेंगे, इसके डिजाइन को देखेंगे, तो अगर आप सिर्फ मुख्यमंत्री छोड़ दें कि ये बीजेपी का है, इसके अतिरिक्त जो भी बिंदु है वो ऐसा लगे कि यहाँ पे काफी दमखम है जदयू का। क्योंकि बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार में चिराग पासवान की पार्टी, हम की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, इस सभी लोगों को साथ लेकर के मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। तो उनमें एक संतुलन कायम नहीं करना है। जैसे कि मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का है तो बीजेपी, जदयू, हम और उपेंद्र कुशवाहा और एलजेपीआर सबके बीच संतुलन कायम नहीं करना है, बल्कि इस मंत्रिमंडल का जो लीड है वो नीतीश कुमार करेंगे। जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तय किए, वैसे भी मंत्रिमंडल का डिजाइन भी नीतीश कुमार ही करेंगे और वो उनको जो मंत्रालय चाहिए वो मंत्रालय भी लें। सबसे अधिक मंत्रियों की संख्या भी जदयू में रहे और उसके बाद वो बीजेपी में जाए या दूसरी जगहों पे जाए। अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम आए हैं, तो इसमें तो जो भी मंत्रालय अभी मुख्यमंत्री के पास हैं वही मंत्रालयों का बंटवारा लोजपा में भी होगा, उपेंद्र कुशवाहा में भी होगा, मांझी में की पार्टी में भी होगा। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि मंत्रिमंडल में जदयू छोड़ के सभी जो घटक दल हैं सबको बीजेपी ही लीड कर रही है। ये भी एक मैसेज जा रहा है। इस मैसेज को भी नीतीश कुमार तोड़ेंगे और मांझी के पार्टी को हम में कौन से मंत्रालय मिले, उपेंद्र कुशवाहा को कौन से मंत्रालय मिले, ये भी नीतीश कुमार ही तय करेंगे। यानी कि पूरा डिजाइन सिर्फ अपनी ही पार्टी का नहीं, पूरा डिजाइन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही तय होगा और इसी को लेकर के एक खींचतान बढ़ चुकी है। क्योंकि नीतीश कुमार ने चलिए पद छोड़ दिए हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बिहार में हैं और 20 तारीख की मीटिंग में जब विधायक दल की मीटिंग हुई थी, जिस वक्त उनको अधिकार दिया गया था उनके विधायकों के द्वारा कि वही विधायक दल का नेता तय करेंगे, उस मीटिंग में नीतीश कुमार कहे थे कि हम बिहार का दौरा करेंगे और जितने भी विकास कार्य हैं उनकी समीक्षा करेंगे। इसका मतलब कि उनकी जो राजनीति है वो बिहार में भी कायम रहेगी। वो बस सदन चलेगा तो दिल्ली जाएंगे, वरना उनकी राजनीति अगर नीतीश कुमार दौरा कर रहे हैं बिहार का,
तो समझिए कि वो उनकी राजनीति, खुद की राजनीति भी है, और निशांत कुमार का तो दौरा करना एक इस तरीके से ये बता रहा है कि बिहार की राजनीति भी नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द अभी घूमेगी, और उसी के तहत मंत्रिमंडल का डिज़ाइन भी होगा, और उसी के तहत जदयू को भी कितना मिले, कौन मिले, कौन-कौन से मंत्रालय मिले, ये तो तय ही हो। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, हम की पार्टी को और एलजेपीआर को कितना कौन-कौन से मंत्रालय मिले, इस सब में नीतीश कुमार की जो परामर्श कहिए या उनकी जो सलाह कहिए, ये प्रमुखता से बीजेपी को दिया गया है, और इसी के कारण बीजेपी इस समय असहज है। ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार छोड़ देंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, तो फिर बीजेपी अपने तरीके से बिहार की जो प्रशासनिक जो गतिविधि है उसको आगे ले जाएगी। लेकिन अगर वो नीतीश कुमार रह गए और विकास कार्यों की अगर वो समीक्षा कर लिए, तो विकास कार्यों की समीक्षा का मतलब क्या होता है? विकास कार्यों की समीक्षा सिर्फ यही थोड़ी है कि लोगों के बीच जाना और बताना कि हमने ये सरकार कौन-कौन से काम कर रहे हैं। अगर जहाँ तक समीक्षा की बात आएगी, तब तो अधिकारियों की भी समीक्षा की जाएगी, उनके भी कार्यकुशलता की समीक्षा की जाएगी। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार अगर बिहार में हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो वो सरकार पे हावी रहेंगे, वो मुख्यमंत्री पे हावी रहेंगे। और अगर ये भी एक जो मैसेज है कि जो सम्राट चौधरी हैं, वो नीतीश कुमार के पसंद हैं। तो अगर नीतीश कुमार को पसंद है और नीतीश कुमार का उन पे दबाव रहा, तो फिर बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है, वो कितना उनका अपना मुख्यमंत्री रह पाएगा, और मुख्यमंत्री को काम करने का स्पेस कितना मिल पाएगा। अभी तक तो ये एक कयास ये लगाया जा रहा था कि अगर जदयू कोटे में जो मंत्रालय मिला, तो जदयू के मंत्रियों को अपने मंत्रालय में काम करने का कितना स्पेस मिलेगा, उस पे सीएमओ कितना हावी रहेगा। यहाँ तो बात सीधे उलट की आ रही है कि अगर नीतीश कुमार क्षेत्र का दौरा करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, तो क्या वो मुख्यमंत्री या सीएमओ पे हावी हो जाएंगे? जो अधिकारी हैं, मुख्य सचिव आदि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रधान सचिव आदि जो मंत्रालयों के अधिकारी रहेंगे, कहीं नीतीश कुमार उन पे ना हावी हो जाए। क्योंकि कानून तो यही कहता है कि मुख्यमंत्री सर्वोपरि होता है, वो तय करता है। लेकिन कानून से तो सरकार बनती नहीं है, सरकार तो राजनीति के कारण बनी है। तो ये सरकार का स्वरूप कब तक ये कायम रहेगा, इस सरकार की उम्र कब कायम, कितने दिन तक रहेगी, और इसमें कब उतार चढ़ाव आएगा, ये तो जो प्रमुख साझेदार है जदयू, इसके द्वारा ही तय होगा। तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार का जो उनकी गतिविधि है, वो बीजेपी को परेशान करने वाली है, और बीजेपी को मंथन करना चाहिए भी। और मुझे ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी जो गए हैं दिल्ली, तो मंत्रिमंडल विस्तार तो एक बिंदु है ही बातचीत करने का। नीतीश कुमार की जो मौजूदा राजनीति है, उस पे भी वो विचार करेंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद बिहार की राजनीति में जो सक्रिय हैं, अगर वो सक्रिय रह गए, तो उसका क्या प्रभाव होगा, और फिर उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, उसके लिए बीजेपी को क्या रणनीति बनानी पड़ेगी। इन्हीं पे विचार विमर्श करने के लिए सम्राट चौधरी दिल्ली प्रधानमंत्री के पास गए हैं, और वो बातचीत हुई। बिल्कुल सर, आज सम्राट चौधरी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक है शाम को 6 बजे, जिस पर सबकी नजरें अभी टिकी हुई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री अभी फिलहाल दिल्ली दौरे पर हैं, उन्होंने राधा मोहन सिंह से भी आज मुलाकात की, गिरिराज सिंह से भी मुलाकात की, और कल हमने देखा कि पीएम मोदी के पास गए, नितिन नवीन से उन्होंने मुलाकात की। आज वो पटना लौटने के बाद अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर अहम बैठक करेंगे, दिशा निर्देश दे सकते हैं। खैर, कैबिनेट मीटिंग पहली है, क्या फैसले हो सकते हैं, कितना अहम है ये, क्योंकि इसमें सिर्फ सम्राट चौधरी और 2 डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे इसमें। जी देखिए, वो जो समीक्षा बैठक करेंगे और वो जो निर्णय लेंगे, इस पे तो सम्राट चौधरी का प्रभाव होगा या बीजेपी का प्रभाव होगा। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का जो मार्गदर्शन होगा, उसी का प्रभाव इस मीटिंग में झलकेगा। क्योंकि इस वक्त तो कोई कैबिनेट है ही नहीं, 2 डिप्टी सीएम हैं, लेकिन उस तरीके से जो मंत्रिमंडल होता है वो तो है नहीं। तो लाजिमी है मुख्यमंत्री प्रभावशाली होंगे और वो विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। अब देखने वाली बात ये है कि क्या जो योजनाएं चल रही हैं पहले से, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के काल से जो योजनाएं चल रही हैं, उनको किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, या उसमें कोई संशोधन होगा। उसमें भी कोई संशोधन जो वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वो करेंगे, किस तरीके से बढ़ाएंगे, इनकी एक समीक्षा होगी। और दूसरी बात यह है कि जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, उसमें भी बीजेपी के कितने लोग बनाए जाएंगे, क्योंकि एक पेज तो वहां भी है, एक संतुलन वहां भी कायम करना है। इसको लेकर के भी दिल्ली में बैठक हुई होगी। और ये जो एक पेज बिहार में ये है कि जो
पूर्व सरकार में जो विजय सिन्हा थे, उनको वो अपने मंत्रालयों के कई अधिकारियों को, कई कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिए थे। सीओ और सीआई लंबे समय से हड़ताल पे हैं, तो बारी-बारी से करके जो हड़ताल पे थे, उन लोगों के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बातचीत करके इस तरीके से उनकी मांगों जिन लोगों को हटाया गया था, उन लोगों की नौकरी को बहाल की गई है और सीआई जो क्लर्क होते हैं, उन लोगों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। सीओ यानी अंचलाधिकारी से बातचीत भी हो रही है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में उनके भी हड़ताल खत्म हो जाएंगे। तो जो उनके मंत्रालयों में जो गतिरोध था और जितनी तेजी से सम्राट चौधरी उसका निपटारा कर रहे हैं, तो ये भले ही ये मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन एक मैसेज जा रहा है कि बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी है वो अपने चरम पे हो गई है। सम्राट चौधरी बनाम विजय सिन्हा, और विजय सिन्हा उस गुट का नेतृत्व कर रहे हैं जो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से नाराज है। तो एक असंतुलन वाली स्थिति बीजेपी के खेमे में भी हो गई है। विकास कार्यों में ये जो समीक्षा होगा, उसी से ये अंदाजा लगाया जाएगा कि क्या सम्राट चौधरी एक संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो दिल्ली से लौट आए हैं। तो प्रधानमंत्री या जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, उनको संतुलन कायम करने के लिए, या ये जो अभी जो विवाद चल रहा है इसको और उभारा न जाए, इसके लिए एक संतुलन बनाने के लिए कोई उनको मार्गदर्शन मिला है, कोई ऑर्डर या आदेश मिला है और उसके तहत वो निर्णय लेते हैं, या फिर वो अपने तरीके से निर्णय लेते हैं। तो अगर वो अपने तरीके से निर्णय लेंगे तो एक चुनौती बीजेपी के अंदर भी होगा, क्योंकि जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने हैं, सम्राट चौधरी बनाम विजय सिन्हा को लेकर के राजनीति अपने चरम पे आ गई है बीजेपी के अंदर। मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। तो जिस तरीके से कयासबाजी लगा रही थी कि जदयू कोटे में जो मंत्रालय मिलेगा उनमें जदयू के मंत्रियों का चलेगा या नहीं चलेगा, वैसे ही तो यहाँ भी एक पेच ये भी है कि जो बीजेपी के लोग मंत्री बनेंगे, क्या उनका चलेगा? क्या विजय सिन्हा मंत्री बनेंगे तो फिर किसका चलेगा? क्या वहां भी मुख्यमंत्री का चलेगा या विजय सिन्हा का खुद का चलेगा? और अगर विजय सिन्हा इतनी आसानी से मुख्यमंत्री कार्यालय की बात मान लेंगे, खुद कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, तो कई तरह के सवाल हैं। तो विकास कार्यों में जो अपने अधिकारियों के साथ वो बातचीत करेंगे, उनमें अगर थोड़ी सी नरमी रह गई विजय सिन्हा के निर्णयों को लेकर के, अगर वो थोड़ी सी उनकी जो सम्राट चौधरी की जो भी गति है वो थोड़ी हल्की पड़ी, धीमी पड़ जाए, तो इसका मतलब यही होगा कि वो एक संतुलन बनाने का प्रयास है और सब लोगों को साथ लेकर के चलने का उनका प्रयास है। और ऐसा ही आदेश या निर्देश केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मिला होगा। और अगर वो धराधर निर्णय लेते चले गए, अपने तरीके से लेके चले गए, तो एक संकेत यह भी होगा कि हो सकता है कि मंत्रिमंडल में विजय सिन्हा को शामिल न किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी कैबिनेट होता है तो ठीक है, यहाँ सब कुछ अमित शाह तय कर देंगे, प्रधानमंत्री जो शीर्ष नेतृत्व वो तय करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री का पसंद भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जितने भी मंत्रालय हैं उसका नेतृत्व तो मुख्यमंत्री ही करते हैं। तो सम्राट चौधरी के कितने उनके पसंदीदा विधायक कौन कौन है बीजेपी में, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो मंत्रालयों का गठन कैसा होगा, ये सम्राट चौधरी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक से इसकी भनक लग सकती है। इसकी भनक तो लग सकती है कि विजय सिन्हा जी का मंत्रिमंडल में प्रवेश होगा या नहीं होगा, या सम्राट चौधरी अपने तरीके से काम करेंगे, कम से कम बीजेपी कोटे का जो मंत्रालय होगा उसका निर्णय वो अपने तरीके से लेंगे, या फिर सबको साथ लेकर के चलेंगे। बिल्कुल सर, तेज प्रताप यादव की आज जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर के साथ एक वीडियो आई, मुलाकात की वीडियो थी। माना जा रहा है कि कुछ दिन पहले या कल उन्होंने मुलाकात की, और तेज प्रताप अपने पिता लालू यादव से भी कुछ दिन पहले ही मिले थे, जो परिवार और राजनीति दोनों नजरिए से अहम माना जा रहा था। अब प्रशांत किशोर से तेज प्रताप मुलाकात किए हैं। इसमें जब पोस्ट वो लिख रहे थे उसमें उन्होंने तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और राहुल गांधी तीनों को टैग किया है। तो इससे अलग अलग राजनीतिक खेमों को एक साथ संकेत देने की कोशिश माना जा रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में दोनों नेताओं की पार्टियों का प्रदर्शन जो है वो ठीक नहीं रहा था, दोनों पार्टी जीरो पर आउट हो गई थी। ऐसे में इस मुलाकात को नए राजनीतिक समीकरणों की तलाश के रूप में देखा जा रहा है। क्या है मायने, मुलाकात के मतलब क्या है? देखिए, एक तो संकेत ये है कि दोनों अब समान रूप से आ गए हैं, दोनों एक ही धरातल पे आ गए हैं। प्रशांत किशोर का जो प्रदर्शन हुआ और तेज प्रताप का जो प्रदर्शन हुआ, तो दोनों अब समान धरातल पे आ गए हैं, इसलिए दोनों की मुलाकात हो गई है।
हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पूरे पूरे राजनीतिक अभियान में या चुनावी अभियान में प्रशांत किशोर हमेशा लालू परिवार पे हमलावर रहे। बिल्कुल। लालू परिवार पे नौकरी पास या अपने बेटा को राजा बनाना चाहते हैं, मंत्री बनाना चाहते हैं, इस तरह का आरोप लालू यादव पे हमेशा प्रशांत किशोर लगाते रहे हैं और आज उसी लालू यादव के बड़े बेटे के साथ उनकी एक गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई। वो जो वीडियो है वो प्रशांत किशोर अपने कमरे से बाहर निकल करके लालू यादव के बड़े बेटे को आते हैं, स्वागत करते हैं, उनको अपने कमरे तक ले जा रहे हैं। वो वीडियो में वही दृश्य है। तो आप कह सकते हैं कि वो गर्मजोशी के साथ लालू यादव के बड़े बेटे का स्वागत कर रहे हैं। तो अपने पूरे राजनीतिक अभियान में जिस नेता पे आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के बेटे के साथ आज वो बातचीत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि तेज प्रताप यादव जो हैं उनके पास एक विकल्प है। एक विकल्प यही है कि वो एक बड़े नेता के पुत्र हैं। अगर उनके पिता का हाथ अभी भी उनके सर पे आ गया तो कम से कम एमएलसी बन सकते हैं। एक सीट इस बार जो जून में होने वाला है विधायक कोटे का एमएलसी, उसमें एक सीट आरजेडी को आता है। लेकिन प्रशांत किशोर के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। आने वाले कई सालों तक उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब वो तेज प्रताप यादव के जरिए क्या साधना चाहते हैं? अब कई तरीके की बातें हैं। देखिए तेज प्रताप यादव क्या साधना चाहते हैं वो तो ट्रैक करके वो बता दिए कि एक इन्फॉर्मेशन है जो कई लोगों को बताना चाहते हैं कि उनकी जो राजनीति है वो अभी थमी नहीं है। भले ही वो हार गए हैं, वो प्रशांत किशोर के पास चले गए, प्रशांत किशोर से मिल लेते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर क्या चाहते हैं? जो एक मीडिया टेंशन है वो तेज प्रताप यादव को मिल गया। लेकिन प्रशांत किशोर क्या साधना चाहते हैं? अब जिस तरीके से वो लालू यादव पे हमलावर रहे, हो सकता है वो लालू के बड़े बेटे के जरिए कोई और राज वो जानना चाहते हों और उस राज के जरिए आगे वो राजनीति करना चाहते हों। या अगर देखिए इसके वैसे राजनीतिक मायने नहीं हो सकते हैं कि उनको अपनी पार्टी में शामिल करके एक चेहरा बनाए, क्योंकि तेज प्रताप यादव वो चेहरा नहीं है जिनके जरिए प्रशांत किशोर राजनीति कर सकते हैं। ये तो और प्रशांत किशोर इतने भोले भी नहीं है कि वो उनको अपनी पार्टी में शामिल करके और राजनीति कर सकते हैं। चुनाव में उन्होंने कई चेहरों को शामिल किया, कई तरीके के कुछ विवादित चेहरों को भी प्रशांत किशोर अपनी पार्टी में शामिल किए और चारों खाने चित हो गए हैं। तो तेज प्रताप यादव के चेहरे में कोई राजनीतिक शक्ति तो है नहीं, लेकिन हाँ उनका उपयोग एक मैसेंजर के रूप में हो सकता है। उनके जरिए वो लालू यादव तक कोई मैसेज पहुंचा सकते हैं या लालू यादव से संबंधित कोई राज वो जान सकते हैं। तो ये प्रशांत किशोर उनको यूज कर सकते हैं राजनीति में। यूज करने वाले जो मटेरियल हैं वो तेज प्रताप यादव अभी भी हैं, क्योंकि एक बहुत ही बड़े राजनीतिक घराने के वो सदस्य हैं। और साथ ही साथ जो लड़ाई है, जो आरजेडी है, जिसका नेतृत्व उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव पे हमलावर होने के लिए अपनी धार को और पैनी कर सकते हैं प्रशांत किशोर तेज प्रताप यादव के साथ मिल करके। तो इस तरीके से उनका यूज हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जनशक्ति जनता दल का कोई विलय होने वाला है जन स्वराज में और कोई नई राजनीतिक समीकरण उभरने वाली है, क्योंकि उससे कोई सियासी फायदा होने वाला है नहीं। कहीं ना कहीं पे प्रशांत किशोर के पास अभी भी शून्य से संघर्ष करने का ही विकल्प है और खुद ही उनको जमीनी स्तर से संघर्ष करना पड़ेगा। और उस संघर्ष में तेज प्रताप यादव से उनको कोई राजनीतिक लाभ मिले ऐसा नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, राजनीति में सिर्फ वोटों की ही राजनीति नहीं होती है। बहुत सारे मैसेज देना पड़ता है, बहुत सारे मैसेज पब्लिक डोमेन में भी देना पड़ता है और कुछ खास खास नेताओं को भी देना पड़ता है। और चुनाव के दौरान ये देखा गया था कि कई बीजेपी नेताओं का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो तेज प्रताप यादव के साथ रहा है। तेज प्रताप यादव की प्रशंसा गाहे बगाहे चुनाव के दरमियान विजय सिन्हा भी कर दिया करते थे, कई नेता किया करते थे। तो एक अच्छे मैसेंजर साबित हो सकते हैं तेज प्रताप यादव और उनके जरिए प्रशांत किशोर ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान जो स्थिति है प्रशांत किशोर की, वो राजनीतिक तौर पे वो बिल्कुल ही अलग थलग हो गए हैं। चुनाव हारना तो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की है इस चुनाव के दरमियान, उसके कारण उनके पास अब कोई ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जो दूसरे राजनेता या दूसरे किसी पार्टी के पास संवाद भी पहुंचा सके। तो एक अच्छे मैसेंजर की भी उनको जरूरत है। तो देखने वाली बात यह होगी कि प्रशांत किशोर कैसे इनका यूज करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक मैसेंजर या किसी भी अन्य तरीके से तेज प्रताप यादव को यूज ही करेंगे, न कि उनको अपनी पार्टी में शामिल करके या उनको एक नेता के रूप में उभारने का प्रयास करेंगे।
बिल्कुल, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था 44 सीट पर जेजेडी चुनाव लड़ी, लेकिन सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गया। सिर्फ तेज प्रताप की सीट जो महुआ सीट थी वहां पे एलजेपीआर के जो प्रत्याशी थे वो जीते, फिर मुकेश रोशन जो आरजेडी, और थर्ड नंबर पे तेज प्रताप पहुंचे थे। तो खास राजनीतिक फायदा तो इसमें ना प्रशांत किशोर का नजर आ रहा है ना तेज प्रताप का आ रहा है। सर, पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, उनका महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर एक बयान आया, अब बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया है उस पर। बिहार राज्य महिला आयोग ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा है, 3 दिन में जवाब मांगा है। साथ ही आयोग ने लोकसभा अध्यक्ष से उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश भी की है और इस पर भी विचार करने की बात कही है। तो बीजेपी समेत कई दलों ने इस बयान की आलोचना की है। पप्पू यादव ने इस नोटिस को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हुए कहा कि कूड़ेदान में इसे फेंक देना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि वे महिलाओं का सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पूरे मामले में पॉलिटिकल टेंशन और बढ़ गई है, जिस तरह से पप्पू यादव का ये बयान सामने आया। देखिए, पप्पू यादव ने जो कहा उसका तो सबसे सटीक जवाब मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने दिया कि वो अगर उनकी बात, तो अगर उनको लगता है कि ऐसे ही महिलाएं जाती हैं तो बताएं कि उनकी पत्नी जो भी सांसद हैं वो भी राजनीति में वो कैसे नहीं है। अब पप्पू यादव जिस तरीके से विवादित बयान दिए हैं, उनको ये कौन समझाएं कि राजनीति में महिलाएं आज से नहीं है, आजादी के संघर्ष के दौरान से ही हैं। सरोजिनी नायडू हैं, कस्तूरबा गांधी हैं, विजया लक्ष्मी पंडित हैं, अरुणा आसिफ अली हैं, अब कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं, बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं जो अंग्रेजों के साथ जब लड़ाई हो रही थी आजादी के संघर्ष के दौरान से ही महिलाएं राजनीति में हैं और पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर के वो संघर्ष कर रही हैं। तो और उसके बाद जब देश आजाद हुआ, उसके बाद चुनावी राजनीति में भी महिलाएं हमेशा रही हैं, हर राज्यों में रही हैं। तो ये एक पप्पू यादव का जो बयान है वो निश्चित तौर पे बहुत ही शर्मनाक बयान है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आजादी के संघर्ष से लेकर के और आज तक जब महिला बिल सदन में पेश होने वाला है या वो प्रोसेस में है, तब इस क्षण तक महिलाओं ने जितना भी संघर्ष किया है राजनीति में आने के लिए, तो उन सबों का एक अपमान है। ये केवल ऐसा नहीं कि वो आज की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, राजनीति में आजादी के संघर्ष में महिलाओं का कितना योगदान रहा। एक भी ऐसा सामाजिक आंदोलन बता दीजिए। बहुत सारी सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं है, बहुत सारी सामाजिक आंदोलन भी हुआ है, उन सबों में महिलाओं का योगदान रहा है। दूसरी बात यह है कि किसके पीछे कौन है। तो क्या जितने भी पुरुष नेता हैं वो सब अपने बदौलत हैं या उनके पीछे भी कोई होता है। आज जो कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, आप बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, या मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश के, ये क्या अपने बदौलत मुख्यमंत्री बने हैं या इनके पीछे भी कोई नेता है। इनको अमित शाह ने पसंद किया, किसी को नरेंद्र मोदी ने पसंद किया, किसी को कोई सोनिया गांधी पसंद करते थे, तो कोई जैसे कि मनमोहन सिंह किसके बदौलत प्रधानमंत्री बने। क्या मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री अपने बदौलत बने, जैसे कि आज नरेंद्र मोदी अपनी ताकत से बने हैं प्रधानमंत्री? वैसे मनमोहन सिंह तो नहीं बने, तो उनको वो तो सोनिया गांधी पसंद करते थे। तो राजनीति में हर व्यक्ति, हर नेता के पास कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो पीछे से नेपथ्य से उसका सपोर्ट करता है। इसका कोई गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए और ये सिर्फ महिलाओं पे लागू नहीं होता है। अगर किसी भी महिला जो राजनीति में है उनके पीछे अगर कोई नेता है, तो इस तरीके का जो बयान दिया गया है वो निश्चित तौर पे शर्मसार करने वाला है। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी तक वो अपने बयान पे अडिग हैं, कायम है, उनको लाज भी नहीं आ रही है, शर्म भी नहीं आ रही है। जब पूरे देश में उनकी आलोचना हो रही है, बिहार और बिहार के बाहर भी आलोचना हो रही है, उनको अपने बयान पे शर्म भी नहीं हो रहा है। और जो नोटिस गया है, नोटिस को लेकर के उन्होंने जो कहा है कि मैं इसे कूड़ादान में फेंक दूंगा, मुझे लगता है कि इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो नोटिस का 3 दिन के अंदर जवाब नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी वो सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि जब स्पीकर का आएगा नोटिस तो हम देखेंगे। तो जिस तरीके से लापरवाह या बेलगाम वो हमेशा बोलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उन पे कार्रवाई नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि उनका जो बयान है वो बार बार उसी तरीके का बयान देते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि पप्पू यादव
की राजनीति को आप देख लीजिए, तो हमेशा वो बेबाक भी बोलते हैं और बेलगाम भी बोलते हैं। कई हमेशा मीडिया में आते हैं, कभी वो आंसू भी बहाते हैं, कभी घरियाली आंसू भी बहाते हैं। कुछ ना कुछ तो इनकी खासियत रही है कि वो सांसद होते हुए भी कांग्रेस जैसी पार्टी जो बिहार की जो सबसे कमजोर पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो भी घोषित तौर पे इनको अपना बताने से ही सकती है। बिहार में सबसे राजनीतिक तौर पे कमजोर स्थिति कांग्रेस की है। पप्पू यादव निर्दलीय सांसद जीत चुके हैं। इसके बावजूद भी जो बिहार की जो कांग्रेस पार्टी है, न तो इनको अपने मंच पे आने देती है, न इनको अपना सार्वजनिक तौर पे बताती है। तो जिस तरीके का इनका व्यक्तित्व है, वो बिल्कुल ही बोझिल है। अगर ये निश्चित तौर पे किसी पार्टी के सदस्य हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी ही घेरे में आ जाएगी। आज इनके बहाने कांग्रेस से भी सवाल पूछा जाता, तो निश्चित तौर पे पप्पू यादव का जो बयान है वो शर्मनाक है और महिलाओं के संघर्ष को नहीं समझने के कारण है। और मौजूदा जो राजनीति है, मौजूदा राजनीति की जो जटिलता है, जिसमें एक नेता हमेशा किसी न किसी दूसरे को सपोर्ट करता है, तो ये जो जटिलताएं हैं, इसको नहीं समझने के कारण है। अगर जो व्यक्ति बिहार की वर्तमान राजनीति अगर समझ रहा हो, तो उनको इस तरह की किसके पीछे कोई होता ही नहीं है। अगर अगर किसी का कोई गॉडफादर होता है, तो उस गॉडफादर की भी मजबूरी होती है कि किसी को आगे बढ़ाए। अपनी राजनीति कायम रखने के लिए ही उनको किसी को बढ़ाना पड़ता है। मैं एक उदाहरण देकर के एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और फिर विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ में बनाया गया या मोहन यादव को बनाया गया, तो क्या मोहन यादव से बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके जब कोई समीकरण वो साधने में उनसे लाभ ही हो रहा होगा। मोहन यादव और विष्णुदेव साय के जरिए अमित शाह कोई ना कोई समीकरण ही साध रहे होंगे। तो ये कह देना कि जो मोहन यादव सब जो भी हैं, केवल और केवल नरेंद्र मोदी या अमित शाह के बदौलत है, ऐसी बातें नहीं है। गॉड फादर की भी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, तभी जाके वो किसी को उभारता है, वरना मुफ्त में कोई किसी को नहीं उभारता। मुफ्त में राजनीति में कोई रेस्क्यू कोर नहीं होता, कोई एम्बुलेंस कोर नहीं होता है। अगर कोई किसी को उभारता है, कोई किसी को हाथ खींच के बाहर निकालता है, तो निकालने वाले को भी कहीं ना कहीं उसमें लाभ दिखता है। तो ऐसे में महिलाओं के पीछे, महिलाएं अपने दम पे हैं, उनके पीछे कोई पुरुष नहीं है, और कई पुरुषों के पीछे भी महिलाएं हैं। यही तो बात है कि बता दें कि जिस पार्टी के वो अपने आप को बताते हैं कांग्रेस पार्टी उनको अपना माने न माने, लेकिन वो जो कांग्रेस पार्टी के सांसद अपने आप को बताते हैं, तो मनमोहन सिंह क्या अपने बदौलत प्रधानमंत्री बने या सोनिया गांधी के बदौलत बने? तो इस तरीके की और ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस समय देश में जो राष्ट्रपति हैं वो भी महिला है। वो किसके बदौलत है? उनका आप संघर्ष देख लीजिए। एक शिक्षक के रूप से लेकर के और गवर्नर बनने और आज राष्ट्रपति बनने तक उनका जो संघर्ष है, क्या कोई ये कह सकता है कि उनके पीछे कोई और है? वो उनके पीछे उनका अपना संघर्ष है। तो हर व्यक्ति के पीछे उसका अपना संघर्ष होता है। जो पीछे होता है वो संघर्ष के बदौलत होता है। महिला नेत्री के पीछे अगर आज जो भी हो, तो पीछे होने का कारण महिलाओं का अपना संघर्ष है। और इनके लिए तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, इन विषयों पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।